अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जीके सेशन में आज हम कंप्यूटर साइंस जो अपना सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करेंगे और इस पोर्शन में हम कंप्यूटर साइंस की जो बेसिक्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इतनी ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो एग्ज़ामिनर है 4-5 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर साइंस के पोर्शन से पूछता है और वो जस्ट बेसिक्स होती हैं। या किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में जो है वो उसकी शॉर्टकट कीज़, कोई एब्रिवेशंस पूछ लेता है। तो आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ जो कंप्यूटर साइंस की एब्रीवेशंस हैं। सबसे पहले है हमारे पास लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये लैन जो होता है ना, ये किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग या कुछ स्मॉल एरिया के लिए जो है वो एक कनेक्शन होता है, नेटवर्क होता है। जबकि जो वैन है वो वाइड एरिया के लिए नेटवर्क का कनेक्शन है और इसमें मुख्तलिफ लैन्स जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं। लैन की जो स्पीड है वो तेज़ होती है, जबकि वैन क्योंकि ये वाइड एरिया को कवर करता है तो इसकी जो स्पीड होती है ना नेटवर्क की, वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती, स्लो स्पीड होती है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एब्रीवेशन है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक एमसीक्यू इससे रिलेटेड याद रखिएगा, वो एग्जामिनर जो है वो पेपर में पूछ लेता है कि कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो किसे कहा जाता है, तो वो सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू जो है ये कॉम्बिनेशन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके ये जो पूरी इसकी एब्रीवेशन जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक ALU है, ALU, और दूसरा है CU। ALU होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और CU है कंट्रोल यूनिट। थर्ड एब्रीवेशन हमारे पास CD-ROM। CD है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी। ALU एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि CPU का एक हिस्सा है, और ALU जो कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, इसमें मुख्तलिफ जो ऑपरेशंस है ना उन पे प्रोसेस किया जाता है। अब कौन से ऑपरेशन के अगर हम कंप्यूटर पे किसी डिवाइस पे करते हैं कोई भी ऑपरेशन अप्लाई, जैसा कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन, तो ये सारे ऑपरेशन जो हैं वो ALU इसको प्रोसेस करता है। नेक्स्ट हमारे पास है www। कोई भी वेबसाइट हम लिखते हैं ना तो उसके पहले ये 3 दफ़ा W जो है वो लिखा होता है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। VG ये इसकी एब्रीवेशन क्या है? वीडियो ग्राफिक्स अरे यूनिवैक। यूनिवैक जो है ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। अब ये दो टाइप्स हैं मेमोरी की, एक रैम है और एक रोम। रैम, इनके बारे में भी वो MCQ जो है वो रिपीटेडली पूछता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, इनमें से एक जो है वो वोलेटाइल है और दूसरी इनवोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है कि वो परमानेंट मेमोरी नहीं है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, जबकि जो दूसरी है जिसको परमानेंट मेमोरी कहते हैं वो ड्राइव का हिस्सा होती है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोस। बायोस जो है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नॉस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वाईफाई, वाईफाई का कनेक्शन जो हम यूज़ करते हैं वो किसका, मतलब कि उसकी फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन। कोबॉल जो है ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास जो एब्रीवेशन है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल जब भी हमने किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी होती है तो उसके लिए जो राउटिंग प्रोवाइड करता है वो IP प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव और FDD
फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। बीसीडी इसकी फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडीज वगैरह जो हम यूज़ करते हैं। जीपीएस, जीपीएस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी वो फुल फॉर्म पूछता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यूएसबी, यूएसबी जो हम डाटा स्टोर करने के लिए, मेमोरी के लिए एक डिवाइस जो है वो यूज़ करते हैं, उसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। पीडीएफ, पीडीएफ फाइल्स जो हम अपने डॉक्यूमेंट्स की बनाते हैं। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। टीसीपी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यूआरएल, यूआरएल कोई भी जो एड्रेस होता है किसी भी चीज़ का, किसी वेबसाइट का। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डब्ल्यूएमए विंडोज़ मीडिया ऑडियो। गिफ ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। कोई भी जो इमेज होती है उसकी जो एक्सटेंशन है ना, उसको गिफ कहते हैं, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ये भी इमेज की जो है वो एक्सटेंशन होती है। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये डिफरेंट इम्पॉर्टेंट जो है वो एब्रिवेशंस है जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हम कुछ बेसिक्स जो है इसकी डिस्कस करेंगे एमसीक्यू से की फॉर्म में। सबसे पहले हमारे पास है पेजेस ऑफ वेबसाइट आर इंटरलिंक्ड बाय। अब कोई भी जो वेबसाइट होती है ना, उसका एक एड्रेस होता है, वो कहलाता है हाइपरलिंक्स। जब हम उस पर क्लिक करते हैं ना, तो हम फिर उसके मतलब कि मुख्तलिफ पेजेस तक एक्सेस जो है वो हासिल करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज जो यूज़ की जाती है टू डिज़ाइन डिस्प्ले ऑफ अ वेब पेज, तो वो है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अच्छा, अब कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं। कुछ यहाँ पे जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं, कुछ प्रोसीजरल होती हैं, जैसे कि हमारे पास सी लैंग्वेज है, पैथन है, CSS है, C++ है। तो ये मुख्तलिफ लैंग्वेज हैं जो कि कंप्यूटर की होती हैं। प्राइमरी लैंग्वेज वेबसाइट की क्या होती है? HTML। HTML अभी हमने इसकी फुल फॉर्म भी देखी थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। द रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल में मैंने आपको बताया था ना कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये आपको रूट प्रोवाइड करते हैं कि आपने किस तरह से डाटा जो है वो एक्सचेंज करना है बिटवीन डिवाइसेस। The protocol responsible for routing packets to the correct address। हम जब कोई भी चीज़, कोई फाइल, कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं, तो करेक्ट एड्रेस जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? IP। और IP जो है ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। वर्ड्स मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर कौन सा है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडो। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजेस एंड कंट्रोल्स वेरियस फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, अब कोई भी जो कंप्यूटर होता है उसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो क्या होता है? विंडो। अब खुद देखिए, अगर हमारे कंप्यूटर की, हमारे लैपटॉप की विंडो जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही, तो कंप्यूटर जो है वो कोई फंक्शन जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इसीलिए जो सारे सिस्टम को मैनेज करना होता है, उसके मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल करना होता है, तो उसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली हम कौन सा यूज़ करते हैं? विंडो। द प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। जब फंक्शन खुद को कॉल करे, तो ये वाला जो है हमारे पास प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या कहलाती है? रिकर्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर की मुख्तलिफ लैंग्वेज होती हैं और मुख्तलिफ कैटेगरी की होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और कुछ प्रोसीजरल होती हैं।
कुछ फंक्शनल होती हैं। तो इसमें उसने कहा है कि सी प्लस प्लस क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जबकि सी लैंग्वेज और पास्कल लैंग्वेज ये कौन सी हैं, ये प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं। फाइबर जो हम यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए। अभी जो इंटरनेट का मसला हम कहते हैं ना, पाकिस्तान में इंटरनेट कोई भी जो है अगर स्लो डाउन है तो ये डाल दिया जाता है कि शार्क जो है या कोई भी मछली जो है उसने ऑप्टिकल फाइबर्स जो है उसको नुकसान पहुंचाया है। तो यहाँ पे उसने पूछा है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है उसका क्या मटेरियल है, किसको यूज़ करके उसको बनाया जाता है, तो ग्लास को, शीशे को। अच्छा, समटाइम्स वो एवरीडे साइंस में एक और एमसीक्यू इससे रिलेटेड पूछ लेता है कि ऑप्टिकल फाइबर से जो सिग्नल गुजरते हैं वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है कि अगर कोई सिग्नल जो है इस ट्यूब के अंदर, इस ग्लास के अंदर एंटर हो गया है, तो वो अगर इससे टकराता भी है तो वो वापस जो है इसके अंदर ही आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, अंदर ही है वो, उसके वापस रिफ्लेक्ट होके सिग्नल की जो इंटेंसिटी है वो कम नहीं होती, क्योंकि सिग्नल वो ज़ाया नहीं होता। तो ये प्रिंसिपल होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसके ज़रिए जो है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो है कोई भी हमारा सिग्नल ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस जो क्या करे, हमारी ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट वगैरह या किसी इमेज को एक डिजिटल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दे, तो वो डिवाइस कहलाती है स्कैनर। नेक्स्ट हमारे पास है कि वो प्रोटोकॉल जो कि ईमेल फैसिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो है एसएमटीपी। एसएमटीपी जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं वो ईमेल एड्रेस जो है उसको यूज़ करते हुए ईमेल को यूज़ करते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्वर तक पहुंचाते हैं, और फिर सर्वर क्या करता है, वही इन्फॉर्मेशन जो है अपनी जो प्रॉपर डेस्टिनेशन होती है उसको ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो बेसिक आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का, जिसने पूरा एक डिज़ाइन तैयार किया है, वो कौन है, तो जॉन वॉन न्यूमन है, जिसको बेसिक आर्किटेक्ट कहा जाता है कंप्यूटर का। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि जब एक्सेल में हमने कोई भी फार्मूला एंटर करना होता है सेल में, सेल क्या होता है, एक वर्कशीट होती है ना, अब वो एक्सेल से रिलेटेड वो भी पूछ लेता है कि जो डाटा है वो हम किस फॉर्म में अलाइन करते हैं, एक स्प्रेडशीट की फॉर्म में अलाइन करते हैं जिसमें कॉलम्स और रोज होती हैं, और एक जो अंदर डिपार्टमेंट सा होता है ना, अपार्टमेंट, उसको सेल कहा जाता है। अब वो कहता है कि जब आपने किसी भी सेल में कोई फार्मूला लिखना होता है, तो आप उस फार्मूला को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस इक्वल के साइन से। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने कोई रिज़ल्ट तैयार करना है किसी क्लास का या किसी भी स्कूल का, तो अगर हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड करना है, सारे मार्क्स को ऐड करना है, फिर परसेंटेज निकालनी है, तो अगर हम फार्मूला लगाएंगे सेल में, तो वो फार्मूला स्टार्ट कहाँ से होगा, इक्वल से। इन हाउ मेनी जनरेशन्स अ कंप्यूटर इज़ क्लासिफाइड, कंप्यूटर की टोटल कितनी जनरेशन्स हैं। अभी रिसेंटली जो हम लैपटॉप, स्मार्ट डिवाइसेस ये यूज़ करते हैं ना, तो ये हमारे पास फिफ्थ जनरेशन है, एंड इट इज़ टोटली बेस्ड अपॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये फिफ्थ जनरेशन है हमारे पास जो अभी करंटली लैपटॉप्स हैं। अगर हम थोड़ा प्रीवियसली जाएँ, फोर्थ जनरेशन पे जाएं, तो हमें पता है कि हमारे पास एक कंप्यूटर का मॉनिटर होता था और साथ में एक सीपीयू होता था, तो वो फोर्थ जनरेशन है जिसमें मुख्तलिफ सर्किट्स जो होते थे सेपरेटली। तो टोटल हमारे पास जनरेशन हैं फाइव, और जो फिफ्थ जनरेशन है इट इज़ बेस्ड अपॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर की थी, उसमें फर्स्ट जनरेशन में बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, और इसका फंक्शन मेनली जस्ट होता था कैलकुलेशंस, बड़ी बड़ी अमाउंट्स को आपस में कैलकुलेट करना। तो तब इसकी टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब्स। जब सेकेंड जनरेशन आई तो वैक्यूम ट्यूब्स की जगह किसने ले ली, ट्रांजिस्टर्स ने। ठीक है, और फिर जो फोर्थ जनरेशन है इट इज़ बेस्ड अपॉन माइक्रो प्रोसेसर, और जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनकी टेक्नोलॉजी थी सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स।
नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। अभी हमने ऊपर दो टाइप्स की पढ़ी थी, एक रोम और एक रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ना वो वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब कि परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। अगर हम उस पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर पे, तो उसी टाइम हमारे कंप्यूटर की अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, उसको पावर नहीं मिल रही, तो वो कंप्यूटर अगर बंद हो गया तो वहीं पे वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो मेमोरी क्या कहलाती है? रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम क्या है? ये नॉन वोलेटाइल है, ये परमानेंट है, ये ड्राइव में जो है उसका ड्राइव का हिस्सा होती है। नेक्स्ट हमारे पास है GUI जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? जोग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट, एनी डेटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर्ड इनटू मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। जब हमने कंप्यूटर से कोई काम लेना होता है ना, तो जो इन्फॉर्मेशन हम उसे देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? इनपुट। और जिन डिवाइसेस को यूज़ करके हम उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, वो कहलाती हैं इनपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल, मैंने कंप्यूटर पे एक काम करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैलकुलेशंस करनी है, तो जो डाटा मैं उसको दूंगी ना, जो मैंने उसको फिगर्स फैक्ट्स दिए हैं, वो कहलाएगा इनपुट। अब उस इनपुट पे वो काम करेगा, तो वो कहलाएगी प्रोसेसिंग। अब वो काम करके फिर जो मुझे रिजल्ट देगा ना, वो कहलाता है आउटपुट। और आउटपुट हमें जिस डिवाइस पे नज़र आएगा, वो डिवाइस क्या कहलाएगी? आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो मैं उसको काम दूंगी, जो स्टैट्स दूंगी, जिसकी मैंने कैलकुलेशंस करनी है, तो वो क्या कहलाएगी? इनपुट। इनपुट के ऊपर उसने प्रोसेसिंग करनी है। अब उसको उस प्रोसेसिंग करने में जो टाइम लगता है ना, वो उस कंप्यूटर का कहलाता है एग्जीक्यूशन टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज अ मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के लिए क्या यूज़ किया जाता है? फ्लिप फ्लॉप। द मेमोरी साइज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर्स की एक टाइप है जो बिजनेस वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है ना कंप्यूटर। एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर। अब इनमें जो मेमोरी को यूज़ किया जाता है वो किस साइज़ में यूज़ किया जाता है? वो होता है मेगाबाइट्स। हम डिफरेंट यूनिट्स पढ़ते हैं ना, कंप्यूटर की मेमोरी में अगर हमको ना भी समझ आए तो हमें इंटरनेट का जो डाटा होता है उसकी फॉर्म में समझ आ जाएगा। MBs, GBs, KBs, तो वो है MB मतलब मेगाबाइट्स। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर और जो एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें मेमोरी को किस यूनिट में जो है, किस साइज में रिप्रेजेंट किया जाता है? MBs में, मेगाबाइट्स में। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो रेड हैट लिनक्स जो है, ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम ऐप्स भी कहते हैं। कोई गेमिंग ऐप हो गई या किसी भी तरह की कोई कैमरा ऐप, ये चीज़ें जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। लेकिन जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो हमारी ड्राइव से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है एन एरर। कंप्यूटर में कोई एरर आ गया है, कोई एप्लीकेशंस आपकी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही, तो वो एरर बग कहलाता है। Microsoft Word is an example of application software. Who invented the supercomputer? सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ना, ये बहुत एडवांस्ड और इनकी प्रोसेसिंग की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो ये किसने इन्वेंट किया? सेमोर क्रे ने। Graphical pictures that present an object like file, folder, etc. फाइल या फोल्डर को जो रिप्रेजेंट आपका सामने पिक्चर कर रही होती है ना, वो क्या कहलाता है? उस फोल्डर का आइकॉन। लास्ट पे आज का टास्क डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है इंडोलेंट। इंडोलेंट वर्ड जो है वो किसी सुस्त पर्सन को जाहिर करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेजी या लेथार्जिक। एक्टिव इसका एंटोनिम है। सेकेंड वर्ड है इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल जिसको आप डोमिनेट ना कर सकें, ना काबिले फतह, अनकनकरेबल, और इसका एंटोनिम है कनकरेबल। थर्ड वर्ड है इंडोबिटेबल। इंडोबिटेबल होता है डाउट वर्ड से, ये जो है याद रखिएगा। इंडोबिटेबल शक से बालातर, जिस पे आपको बिल्कुल यकीन हो। अनक्वेश्चनेबल, और इसका एंटोनिम है डाउटफुल।
फोर्थ वर्ड इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस वर्ड कहते हैं किसी मेहनती शख्स को जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो। डिलीजेंट, हार्डवर्किंग, और इसका एंटोनिम है लेजी, इंडोलेंट। लास्ट वर्ड इनएफेबल, नाकाबिले बयान, अनअटरेबल। अटर का मतलब ही होता है किसी को कोई चीज़ बयान करना, ठीक है, और इसका एंटोनिम है अटरेबल। नेक्स्ट हमारे पास 5 ईडियम्स हैं। फर्स्ट ईडियम मेडल विद। मेडल विद का मतलब होता है किसी के मामलात में इंटरफेयर करना, इंटरफेयर इन। मॉब लॉ। मॉब जो वर्ड है ना, किसी लार्ज गैदरिंग को कहते हैं, यानी कि लोगों का कोई भी मजमा इकट्ठा हुआ हो। अच्छा, अब ये टर्म जो है वो हम यूज़ करते हैं मॉब लिंचिंग, क्योंकि पाकिस्तान में रिसेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि हमने ऐसा देखा है कि लोगों ने ही क्या किया, किसी बंदे के ऊपर कोई भी एलिगेशन थी कि इसने ये काम किया है, तो लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको मारते हैं और वहीं पे उसको ख़त्म कर देते हैं, यानी कि उसको मार ही देते हैं जान से। तो ये जो रूल होता है कि एग्जीक्यूशन विदाउट ट्रायल, कि किसी बंदे के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया, उसका ट्रायल भी नहीं किया, यानी तफ्तीश भी नहीं की कि आया उसने वाकई ऐसा किया है या नहीं, बस इल्ज़ाम की बुनियाद पे मॉब जो है, जो लोग हैं उसके ऊपर हमला करके उसको मार देते हैं। तो इसके लिए दो जो है वो इडियम्स यूज़ किए जाते हैं, एक मॉब लॉ और एक दूसरा है क्या है, मॉब लिंचिंग। थर्ड है ऑल मोनिश। ऑल मोनिश अ फुलिश स्टेटमेंट, जिसके रियलिटी ग्राउंड्स जो है वो कोई ना हो। मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करना, ज़मीन आसमान को आपस में मिला देना, यानी कि उनको मिलाने की कोशिश करना, यानी कि कोई चीज़ हासिल करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करना। मोट इन द आई, फाइंड फॉल्ट विद अदर्स येट ब्लाइंड टू देयर ओन फॉल्ट्स, कि आपने कोई काम गलत हुआ है तो आप दूसरों की ही गलती जो है वो गर्दाने की उसी की वजह से हुआ है, उसी ने काम किया है ख़राब, अपनी जो गलतियां हैं उसको आप नज़रअंदाज करें। लास्ट पे आज हम डिस्कस करेंगे सेनेट की सीट्स। अच्छा, सेनेट की जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का अपर हाउस है, क्योंकि नेशनल असेंबली तो लोअर हाउस है, तो सेनेट की ना टोटल 108 सीट्स थी, सॉरी 104 सीट्स थी। अब 104 सीट्स जो थी, 8 सीटें जो थी ना फाटा की थी। और हमने जब ये प्रीवियसली डिस्कस की थी ना अमेंडमेंट्स, एक तो हमने 18th अमेंडमेंट डिस्कस की, 25th अमेंडमेंट जो थी उसमें क्या किया गया था कि फाटा जो था ना उसको मर्ज कर दिया गया खैबर पख्तूनख्वा में, केपीके में। अब देखें, ये 8 सीटें जो थी अब ख़त्म हो गई ना, 104 में से निकल गई, तो वापस कितनी बची, 96 सीट्स। यानी कि अभी सेनेट की हमारे पास टोटल बनती कितनी है, 96। सेनेट का टेन्योर अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो सेनेट का टेन्योर है आपके पास 6 ईयर्स, 6 साल है, लेकिन इसके इलेक्शंस हर 3 साल बाद होते हैं। मतलब कि ये जो 8 सीटें हमने ख़त्म करनी थी ना, क्योंकि फाटा तो मर्ज हो गया, अब इनमें से 4 सीट्स तो जब पहले 3 साल बाद इलेक्शंस हुए ख़त्म हो गई, यानी अब फिर उसके बाद कितनी बची, 104 में से 4 निकाल दे तो बाकी कितनी बची, 100। यानी अभी हमारे पास 100 सीट्स हैं, लेकिन जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे ना फाटा इसके सेनेट के, तो नेक्स्ट जो बाकी 4 सीट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी और हमारे पास कितनी सीट्स बचेंगी, 96। अब हमने डिवीज़न देखनी है कि सेनेट जो है इसमें हर प्रोविंस की कितनी सीट्स हैं। जब हमने ये डिस्कस किया था ना कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह, उसमें मैंने बात भी की थी कि जो अपर हाउस होता है उसमें तमाम प्रोविंसेस की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि किस प्रोविंस की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसको ज़्यादा सीट्स, ऐसा नहीं देखा जाता, जस्ट इक्वल सीट्स होती हैं सारे प्रोविंसेस की। तो बलूचिस्तान की 23, केपी के 23, पंजाब 23, सिंध 23। अब बाकी हमारे पास है एफसीटी, आईसीटी भी इसको कहा जाता है। ये इस्लामाबाद सिटी टेरिटरी जो है, कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद की, इसमें सीट्स हैं 4।